ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के साथ आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे पिछले 50 सालों से अधिक समय से साहित्य लेखन में जुटे हुए हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में माने जाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को इससे पहले उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। शुक्ल जी, हम आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से सबसे पहले आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सबसे पहले हम अपने श्रोताओं की ओर से यह जानना चाहते हैं कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने जाने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वाभाविक तौर पर मुझे अच्छा लगा, लेकिन स्वाभाविक तौर पर अच्छा लगा लेकिन इसमें एक आश्चर्य की भी बात थी कि मुझे कैसे मिल गया जी। और मैंने कभी अपने लिखने में केवल मैं लिखने की ओर ही रहा। पुरस्कार मुझे पता नहीं कैसे इसके पहले भी मिले और ये पुरस्कार भी मुझे मिल गया। आपने कहीं लिखा है कि जितना आप लिखना चाहते थे उतना शायद आप लिख नहीं पाए, जो आपकी अपेक्षा रही है, ये थोड़ा बताएं। स्वाभाविक है कि हम लिखना तो बहुत चाहते हैं, बचा हुआ बहुत रहता है लिखने के लिए और हम लिखने की कोशिश में लिखते रहते हैं जी। लिखना पढ़ना ये सोच की वस्तु है। ये तो बचा हुआ लिखने को तो जीवन में बहुत बचा हुआ रहता है लिखने के लिए और उतना लिख नहीं पाते। साहित्य सृजन की जो आपकी यात्रा है वो बीते करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से अनवरत जारी है। आपका जो पहला कविता संग्रह है वो वर्ष 1971 में लगभग जय हिंद नाम से प्रकाशित हुआ था और साहित्य और काव्य लेखन की ओर जो झुकाव है वो पहल जब मैं छोटा था 8-9 साल का जी, तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया था जी। घर में पारिवारिक वातावरण था लिखने का। उस जमाने में जो पत्रिकाएं आती थी, चांद, माधुरी और कल्याण आदि पत्रिकाएं आती थी, मेरी माँ जो है रविन्द्रनाथ का सच और बंगाल के जो और भी जो बड़े बड़े लेखक थे उन सब के प्रति स्वाभाविक रूप से उनमें एक याददाश्त बनी रही और पढ़ती भी थी। अम्मा की ही वजह से ये रुचि जागती रही। अम्मा लेकिन कहती थी कि तुम अपने परिवार के बारे में तरह तरह के जो अनुभव तुमको होते हैं एक संयुक्त परिवार में रहने से, उस तरह के अनुभव के बारे में तुम जरूर लिखना। और मैं लिखने की कोशिश करता था। जब आपने पहले लिखना शुरू किया उस समय तब आपके आदर्श कौन हुआ करते थे, कौन से साहित्यकार हुआ करते थे और उस समय आपको किन्हें पढ़ना अच्छा लगता था? लिखना पढ़ना तो अच्छा ही लगता था। जो साहित्यकार जिनका नाम था, किताबें आती थी घर में, पदुमलाल बुन्नालाल बख्शी जो थे वो राजनांदगांव में थे, उनका हमारे घर में आना जाना होता था तो एक वातावरण था, लिखता तो रहता ही था। वर्ष 1979 में नौकर की कमीज नाम से आपका उपन्यास प्रकाशित हुआ था और इस पर जाने माने फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म भी बनाई। ये उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ, काफी लोगों ने इसे पढ़ा। तो इसके जो सृजन का बीज कैसे पड़ा, इस बारे में थोड़ा बताइए। ये उपन्यास मैंने मध्य प्रदेश में था पहले, ये छत्तीसगढ़, तो ये मुझको एक फेलोशिप मिली, मुक्तिबोध फेलोशिप। उसमें 1000 रुपया महीना मुझे देने के लिए बस कहा कि आप लिखिए, अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमने आपको चुना है कि आप एक उपन्यास 1 साल में हमें लिख कर दीजिए, हम हर महीने आपको 1000 रुपया देते रहेंगे। मैंने इसके पहले कहानियां तो मैंने लिखी थी, कविताएं लिखता था, उपन्यास मैंने नहीं लिखा। तो मैंने सोचा अब मुझे लिखना चाहिए। 3 महीने तक मैंने नहीं लिखा जी। अब बचे 9 महीना, अब 9 महीने बचे तो 3 महीने से मैंने नहीं लिखा
तो मैंने तत्कालीन सचिव अशोक वाजपेयी को मैंने पत्र लिखा कि मैं 3 महीने से कुछ लिख नहीं सका हूँ। ये 3 महीने में जो 1000 रुपए मुझे आपने दिए मैं से वापस करता हूँ और मैं शायद उपन्यास नहीं लिख सकूंगा। तो उनका पत्र आया कि आप लिखें या न लिखें, हम तो आपको देंगे। तो मैंने फिर गंभीरता से सोचा ये तो बड़ी मेरे लिए बेशर्मी की बात हो जाएगी कि मैं नहीं लिख सका जी। तो फिर आप 3 महीने के बाद मैंने लिखना शुरू किया, लिखता रहा और ठीक जिस दिन 1 साल पूरे होने वाले थे उस दिन मैंने पूरा उपन्यास लिख करके टाइप करवा के उसकी प्रतियां लेकर के मैं भोपाल सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। अच्छा। अशोक वाजपेयी को खबर भिजवाई कि मैं उपन्यास लेकर आ गया हूँ। उन्हें उपन्यास दिया, उन्होंने उपन्यास पढ़ा और फिर उसके बाद में देखने के बाद उन्होंने कहा कि विनोद जी कल आप मेरे घर आइए। मैं गया उनके घर तो वहाँ अशोक जी ने बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया था और मुझे उन्होंने कहा विनोद जी हम सब आपका उपन्यास आपसे सुनना चाहते हैं, आप जितनी देर पढ़ें सुनाइए, उसके बाद थक जाएं तो चाहें तो और सुनाएं या न सुनाएं, हम दूसरे दिन सुनेंगे, फिर तीसरे दिन भी सुनेंगे नहीं सुनाएं और हम आपका पूरा उपन्यास आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। और मैंने वो पूरा उपन्यास उनको सुनाया और उन लोगों ने पसंद किया। साहित्य सृजन जो आपका है उसमें आपने हिंदी गद्य की अपनी एक नई भाषा इजाद की है। पहले प्रेमचंद जी की एक सरल भाषा हुआ करती थी, आपने एक नई भाषा शिल्प का इजाद किया है जो आपका साहित्य में एक विशिष्ट योगदान माना जाता है। ये जो भाषा शैली है आपकी वो सहज रूप से जन्मी या इसकी प्रेरणा आपको कहीं से मिली? भाषा कहीं से मिलती नहीं है। भाषा तो जीवन जीने का एक आपस में संबंध बनाने का एक प्रकार का संवादीय शब्दों से बात करने का तरीका है। हम तो घर में आपस में बातचीत करते हैं, सब कुछ है जो लोगों से बातचीत करते हैं। मेरी भाषा वही भाषा है, अलग से कोई भाषा नहीं आई। जो जैसा मेरा बोलने का बात करने का तरीका था मैंने उन्हीं शब्दों के सहारे अपने को अभिव्यक्त किया। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप कोई कविता या उपन्यास लिखते हैं तो उसकी विषय वस्तु तय करने से पहले आपकी क्या विचार प्रक्रिया होती है और आपकी रचना संसार में जो भी पात्र होते हैं वो आपको कहां से कैसे मिलते हैं? मैंने जो कुछ भी लिखा है सच्चाई को लिखा है और मेरा लेखन करीब करीब आत्मकथात्मक है। जो भी मेरे पात्र हैं वो मेरे जाने पहचाने पात्र है, मेरे जीवन में रहे हैं। लेकिन चूंकि जो जाने पहचाने पात्र हैं मैं उनके पास उस तरह से नहीं पहुंच सकता था जो बचपन से धीरे धीरे जिंदगी जीने में कई सालों में वे मेरे जाने पहचाने जो अलग अलग लोग रहे तो मैं भूलता भी जाता था, चला भी जाता था और मुझे उसकी सृजनात्मकता की सार्थकता बनानी थी। तो इस सृजनात्मकता की सार्थकता को मैं कैसे बनाऊं, इसके लिए मैंने कल्पना का भी सहारा लिया और इस कल्पना के सहारे मैंने अपने अनुभव के बारे में ही लिखा। लिखने में जो पात्र आते थे, कोई पात्र चरित्रात्मकता के रूप में आता है, जैसे उपन्यास का कोई कैरेक्टर है तो अब उस उपन्यास के कैरेक्टर को मुझे सजीव करना है। अब मैं उसे कैसे सजीव करूं? तो मैंने कल्पना का सहारा लेता हूं। कई बार मैं उपन्यास के पात्रों को पहले बनाता हूं, तैयार करता हूं, कल्पना के भी सहारे, सच्चाई के भी सहारे, हर तरह से। जब पात्र तैयार हो जाते हैं और इतने तैयार हो जाते हैं कि वे अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर उसके बाद में मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ तो मुझे अचानक ऐसा लगता है कि जैसे ये पात्र मुझसे जो है वो अपनी तरह से मुझे चलाना चाहता है। तो फिर वो पात्र जैसा मेरी बातचीत होती है उन बनाए हुए पात्रों से और मैं लिखता हूँ तो लिखते लिखते अचानक फिर वो पात्र बोलते कि नहीं, ये नहीं, आप इस तरह से लिखिए। तो मेरा संवाद पात्रों के साथ फिर होता है और मैं लिखता हूँ। आपने बच्चों के लिए भी साहित्य लिखा है। आजकल बच्चों के लिए बहुत कम लिखा जा रहा है। हाँ। ये कैसे, मतलब इतना गंभीर साहित्य लिखते हुए बच्चों के लिए भी आपने लिखा? भोपाल से एक पत्रिका निकलती है साइकिल नाम की,
उसके संपादक की सोच में आया कि ऐसे लेखक भी बच्चों के लिए लिखें जो बड़ों के लिए लिखते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बच्चों के लिए लिखूं। ये 10-15 साल पहले की बात है। ये मुझे याद आया कि बंगाल के लेखकों ने, जो बड़े बड़े लेखक हैं, उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा है। सत्यजीत रे जो फिल्म मेकर हैं जी, उन्होंने तो बच्चों के लिए फिल्म भी बनाई, गोपी गायन, बाघा गायन। मेरा लिखा हुआ उनको पसंद आने लगा और करीब 15 किताबें मेरी बच्चों की लिखी हुई साइकिल की नोट प्रकाशित हुई। सर वैसे तो जो भी रचनाकार होता है उसको अपनी सब रचनाएं बहुत प्रिय होती हैं, उसके बच्चे की तरह होती हैं, लेकिन फिर भी आपको जो भी आपने अभी तक रचना कर्म किया है उसमें कौन सी कविता या उपन्यास आपको सबसे प्रिय लगता है, सबसे दिल के करीब लगता है? मैं नहीं जानता कि मेरी रचना सबसे प्रिय कौन सी है। जब रचना प्रकाशित हो जाती है, रचना के संसार में आलोचकीय प्रक्रिया भी होती है, तो आलोचना में, पाठकों की प्रतिक्रिया में रचना के बारे में मालूम होता है कि रचना कैसी है। मैं सारी जिंदगी में, जिंदगी एक है, हर आदमी की एक जिंदगी होती है। हम उसमें कितना भी लिखें, कविता के रूप में, कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, वो केवल एक जिंदगी की गाथा होती है जो अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त हुई है। मैं ये कहता भी रहता हूँ, अपने जीवन की गाथा को प्रत्येक व्यक्ति को लिखना चाहिए। हर आदमी की एक किताब जरूर होनी चाहिए। मैंने बहुत लिखा, लिखने के बाद में पहले मुझको स्वीकार नहीं किया गया। मेरी आलोचनाएं होती थी, सब कुछ होती थी, और मेरे बारे में तरह तरह के एक ही तरह की बात की जाती थी। ये तो एक ही तरह का लिखते हैं, इनका मैनरिज्म एक है लिखने का। लेकिन मैं जानता था कि अगर जो मैं लिख रहा हूँ उसमें मेरा कोई मैनरिज्म है, लेखन का कोई तरीका है, तो ये मेरी उपलब्धि है। तो मैंने अपने मैनरिज्म को छोड़ा नहीं। और दूसरे लोग बार बार कहते थे कि ये एक ही जैसा लिखते हैं, एक ही जैसा। अगर मैं एक ही जैसा लिखता होता तो मेरा मैनरिज्म नहीं बनता जी। मैं लिखता रहा और लोग तो मुझको कहते हैं मेरा प्रत्येक लिखा हुआ दूसरे से बहुत भिन्न है। सर आज से करीब 45-46 साल पहले अशोक वाजपेयी जी ने आपसे गुजारिश की थी, जब आपने उनको नौकर की कमीज लिखकर सौंपी थी, कि वो आपके मुंह से सुनना चाहते। उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया था, आपने अभी बताया। आज हम आकाशवाणी परिवार की ओर से एक छोटा सा निवेदन आपसे कर रहे हैं कि आपने बहुत शानदार कविताएं लिखी हैं, दिल को छूने वाली कविताएं आपने लिखी हैं। उन कविताओं में से कोई कविता की कुछ पंक्तियां यदि अभी आपको याद हो तो क्या आप उन्हें बोल सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। मैं व्यक्ति को नहीं जानता था, हताशा को जानता था। मैंने उस व्यक्ति की ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाए। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, हाथ बढ़ाने को जानते थे। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, हाथ बढ़ाने को जानते थे। एक अंतिम प्रश्न आपसे। बहुत से लोग लिखना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, जो नवोदित साहित्यकार हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए लोगों को तब मैं बतलाता हूँ कि अगर आप कविता लिख रहे हैं तो आपको ये विश्वास करना चाहिए कि आप कविता लिख रहे हैं। अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो आपको ये विश्वास करना चाहिए कि आपको कहानी लिख रहे हैं। कहानी और उपन्यास में फर्क ये है, जो अगर कहानी लंबी हो जाती है, कुछ मोटी हो जाती है, तो उपन्यास हो जाता है। वो लंबी कहानियां लिख ली है, उपन्यास हो जाएगा। वो नया लेखन जो अभी हो रहा है, मैंने ऐसे बहुत से लेखिकाओं को, खास करके महिला लेखिकाओं के लेखन को मैंने देखा। अब महिलाएं अपनी बात को, अपने विद्रोह को, अपने शोषण को साफ तौर पर रचनाओं में अभिव्यक्त करती हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के समय की। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के साथ बात करने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और इस पूरे जो सफर है आपका साहित्य का, उसको हमारे साथ साझा करने के लिए आकाशवाणी की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के साथ आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।